हाय। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी आप अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, ये जो हमारा वीडियो रहेगा इस टॉपिक का, जो कि आप नाम देख सकते हो, थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है। तो गाइज, ये जो हमारा बुक कंप्लीट कर रहे थे हम लोग, जो कि BEGC 134 था, रीडिंग द नोवेल्स। ठीक है। तो इसके हम लोगों ने सारे जो इसके ब्लॉग थे, यानी कि जितने भी इसमें नोवेल्स थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें के जितने हैं उसको मैं जल्दी अपलोड कर लूँगी, जितने भी इसमें नोवेल्स हैं। तो ये हमारी लास्ट नोवेल रहेगी इस बुक की, और उसके बाद हमारा ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग दूसरी बुक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग इसको अब देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमें कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग जो थिंक फॉल अपार्ट है, तो इसमें हम लोग स्टोरी को जानेंगे कि इसमें क्या स्टोरी है, और फिर हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके। साथ में आंसर पे भी हम लोग थोड़ा मोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी शुरू करने से पहले, यानी कि जो थिंक फॉल अपार्ट है, तो ये जो राइटर है, जो कि आप नाम यहाँ पर देख सकते हो, चिनुआ अचेब, इन्होंने लिखा है। यह एक अफ्रीका राइटर है। ठीक है। जब मैं इनकी लाइफ से रिलेटेड जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे नीचे, इनकी जीवनी वगैरह जो भी है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट आप ये जान लो कि ये जो हमारे राइटर हैं, ठीक है, चिनुआ अचेब। ठीक है। तो ये जो बुक लिखे हैं, यानी कि इनका जो लिखा हुआ नोवेल है थिंक फॉल अपार्ट, तो ये जो इनका टाइटल, यानी कि आप यहाँ पर नाम देख सकते हो कि ये जो नोवेल लिया गया है, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। जैसे कि द टाइटल ऑफ द बुक वॉज टेकन फ्रॉम अ पोएम द सेकेंड कम। ये जो आपका जो लिया गया है, ये जो थिंक फॉल अपार्ट का जो टाइटल है, वो एक पोएम है जिसका नाम आप देख सकते हो, सेकेंड कमिंग। ठीक है। तो इस जो पोएम है, इसी से राइटर के माइंड में ये जो नाम है वो लेने का आइडिया आया, और वहीं से इन्होंने इस नाम को लिया है, थिंक फॉल अपार्ट। ठीक है। और ये जो राइटर, यानी कि जो पोएम लिखा गया है सेकेंड कमिंग, तो इसके राइटर है WB येट। तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आते हैं कि हमारी जो स्टोरी है, यानी कि थिंक फॉल अपार्ट की जो स्टोरी है, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर और वहाँ के प्लेस, यानी कि ये जो राइटिंग है, ये जो नोवेल है लिखा गया है राइटर का, तो वो कौन से प्लेस पर लिखा गया है। ठीक है। और उसमें कैरेक्टर को हम लोग जान लेते हैं, ताकि हमें स्टोरी को समझने में और ज़्यादा ईजी हो, हमें ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो नाम की, ये जो नाम है, यानी कि ये जो स्टोरी जो लिखा गया है थिंक फॉल अपार्ट, तो ये विलेज। ठीक है। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं, तो ये जो स्टोरी है, जो ये राइटर है, इनके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगी कि ये एक अफ्रीकन राइटर है। ठीक है। तो इन्होंने इस राइटिंग में, यानी कि इस नोवेल में, उन्होंने जो अफ्रीका के लोगों का कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके रहने और उनके जीवन को किस तरह से वो गुजारते थे, ये सब चीज़ों को राइटर ने इस राइटिंग में प्रेजेंट किए। इसमें दो पार्ट को डिवाइड किया गया है राइटर के थ्रू। पहला तो किस तरह से अफ्रीका लोग पहले अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, सुखी या जो भी हो। ठीक है। और बाद में एक पार्ट को यहाँ पर राइटर ने दिखाया है, वो है कि किस तरह से जब गोरे लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं गोरे लोग, यानी कि जो अंग्रेज हो गए, ब्रिटिश हो गए। ठीक है। तो अंग्रेज लोग जो थे, उन्होंने किस तरह, यानी कि जब वो घुसे तो उनकी संस्कृति को किस तरह से डैमेज किया, किस तरह से नष्ट किया, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर राइटर ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है स्टोरी के थ्रू। ठीक है। बिकॉज देखो, अगर हम लोग अपनी संस्कृति को देखते हैं, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, बट हम लोग ये बेसिक चीज़ पहले जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में जब अंग्रेज लोग आए थे, तो हमारी संस्कृति को किस तरह से उन्होंने डैमेज किया था। अभी आप अगर देख सकते हो कि अभी इंग्लिश को हम लोग अगर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो अभी इंग्लिश का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। लोग इंग्लिश को इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि हमारी हिंदी जो है एक तरह से दब रही है ना। हमारी संस्कृति दब रही है। लोग जो है फॉरेन जो कंट्रीज़ है, उनके कल्चर को अपना रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि गोरे लोग जो थे, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, उनका यही पर्पस था कि वो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को वो पूरी दुनिया में फैलाए, और यही चीज़ उन्होंने किया अफ्रीका में। ठीक है। और अफ्रीका के लोगों की संस्कृति को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। हम लोग पहले ये जो प्लेस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद कैरेक्टर, फिर हम लोग स्टोरी को समझेंगे शॉर्टली। ओके। तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हो कि ये जो नाम है, यानी कि अफ्रीका का एक प्लेस है या गाँव बोल सकते हो। ठीक है। ओमोफिया,
इनके विलेज का नाम है जहाँ पर ये पूरी स्टोरी को लिखी गई है, ठीक है। जहाँ पर ये जो मेन कैरेक्टर है, आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो मेन कैरेक्टर है ओकोंको यहाँ पर रहता था, ठीक है। यानी कि इनकी संस्कृति को यहीं पर दिखाया गया है, ठीक है। तो आधी स्टोरी को राइटर ने इस प्लेस पे दिखाया, यानी कि इस विलेज में दिखाया है। और सेकंड जो प्लेस है जहाँ पर ओकोंको जो है वो अपना लाइफ, यानी कि अपने लाइफ का 7 साल गुजार कर आता है किसी रीज़न से, मैं आपको बताऊंगी नीचे जब हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे या समझेंगे तब, ठीक है। तो ये जो प्लेस है यानी कि मदरलैंड इसे बोला जाता है, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, ठीक है, जो कि है मम्बंडा, ठीक है। तो ये जो प्लेस है यहाँ पर ओकोंको जो कि इस नोवेल में, यानी कि ये जो थिंक फॉल अपार्ट है इसमें मेन कैरेक्टर है, वो 7 साल अपनी लाइफ का गुजार के आता है, ठीक है। तो ये भी प्लेस इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो अपनी लाइफ है वो अपना प्लेस जो कि उसका विलेज रहता है उमोफिया, वहाँ पर गुजारता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। जो 2 प्लेस मैंने आपको बताई ये दोनों ही प्लेस इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब हम लोग कैरेक्टर पे बात कर लेते हैं ताकि हमें स्टोरी को समझने में ईजी हो, ठीक है। तो अब हम लोग कैरेक्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन कैरेक्टर पे आते हैं जो कि खुद ओकोंको है, ठीक है। ओकोंको इस प्ले का, यानी कि इस नोवेल का जो है मेन कैरेक्टर है, ठीक है। इसी पे पूरी स्टोरी को लिखी गई है, ठीक है। मतलब कि राइटर ने इसको मेन कैरेक्टर लिया है इस नोवेल में, ठीक है। और सेकंड जो कैरेक्टर है आप देख सकते हो जो कि है ओनोका, ठीक है। ओनोका जो होता है वो फादर होता है किसका, ओकोंको का, ठीक है। ओकोंको का ये फादर होता है जो कि एक बहुत ही नालायक बोल सकते हो या फिर एक अच्छा पर्सन नहीं होता है, एक तरह से आलसी होता है, अपने काम को सही से नहीं करता है, ना ही अपनी फैमिली का केयर करता है, जिसके चलते जो ये मेन कैरेक्टर है ओकोंको, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी बचपन का, अपनी लाइफ में, यानी कि अपने बचपन के दिनों में हर तरह की इसको चीज़ों को सहना पड़ता है, जैसे कि गरीबी के दिन देखने पड़ते और भी बहुत सारे, इनको खाने को सही से नहीं मिलता। और ये जो इसका पिता है यानी कि ओकोंको के जो पिता है वो ओनोका, वो एक तरफ से दारू पीते हैं, पैसे को उड़ाते हैं, बेशक उनकी फैमिली कैसी भी रहे। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो ओकोंको को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसके कारण ये अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख लोगे। जब हम लोग कैरेक्टर को और अच्छे से डीप में क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो वहाँ पर हम लोग और ज़्यादा डीपली इसको समझेंगे, ठीक है। इतना आप समझ लो। अब हमारा तीसरा जो कैरेक्टर है नोए, ठीक है। तो ये जो है वो ओकोंको का बेटा होता है जो कि बहुत ही इनोसेंट होता है, मासूम होता है, मतलब कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इसको पसंद नहीं होता, बहुत ही इनोसेंट टाइप का रहता है, ठीक है। आगे मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। और चौथे कैरेक्टर को हम लोग देख लेते हैं जो कि है इकेमी फ्योना। तो ये जो होता है इसको जो ओकोंको होता है स्टोरी में मार देता है, ठीक है। रीज़न मैं आपको नीचे बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है ओग्यूफी इजोडू, ठीक है। तो ये थोड़े अजीब अजीब नाम है क्योंकि ये अफ्रीकन लोगों के नाम है इसलिए, ठीक है। तो ये जो है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं इस विलेज के, ठीक है, जो कि जहाँ पर ओकोंको रहता है उमोफिया के, ठीक है। तो यहाँ के बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, सबको इनका रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो गाइज़ ये जो है कैरेक्टर, और भी इसमें कुछ कैरेक्टर है बट ये जो मेन कैरेक्टर है इनको आप एक बार कर लेना, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मेन हमारा कैरेक्टर रहेगा ओकोंको का, ठीक है, क्योंकि ओकोंको ही इसमें मेन कैरेक्टर में है, ठीक है। तो बस ये रहा हमारा कैरेक्टर्स और जस्ट मैंने आपको एक बेसिक सा दिया। अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है यानी कि हमारा ये जो नोवेल है थिंक फॉल अपार्ट, तो ये स्टोरी जो है वो शुरू होती है, यानी कि यहाँ पर राइटर ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है कि पहले किस तरह से लोग होते थे। जैसे कि यहाँ पर अफ्रीका की बात की गई है इस स्टोरी में। तो हम लोग अपने देश की अगर बात करते हैं तो मैं अपने देश की यानी कि इंडिया के ऊपर मैं दिखाती हूँ कि यानी कि हमारी जो पहले की संस्कृति थी और अभी की संस्कृति कितना ज़्यादा अंतर है, आप इसको देख सकते हो। पहले के लोगों का बोलना, रहना, सहना, ठीक है, उनकी जो पोशाक, उनकी ड्रेसिंग वगैरह ये सब कितने अलग थे और अभी आप देख लो कितने अलग है। तो सेम यही चीज़ राइटर ने यहाँ पर प्रेजेंट की है थिंक फॉल अपार्ट नोवेल में, ठीक है। यहाँ पर 2 रूप में राइटर ने प्रेजेंट किया है। पहला, किस तरह से अफ्रीकन लोग जो थे वो अपनी लाइफ को जीते थे अपनी संस्कृति के साथ, या एक तरह से अच्छी लाइफ जीते थे, ठीक है। बाद में जो गोरे लोग यानी कि जो अंग्रेज आए तो उनकी कल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो यही जो स्टोरी है ओकोंको की फैमिली को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। उनकी ये जो गांव है उमोफिया, तो यहाँ पर राइटर ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है इस गांव के लोगों की संस्कृति को। और इसमें का
जो मेन होता है यानी कि ओकोंको यहाँ का मेन एक तरह से बोल सकते हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। काफ़ी रूड टाइप का इसका बिहेवियर होता है, यानी कि बहुत ही सख्त टाइप का इंसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी लाइफ जो होती है ना ओकोंको की, बहुत ही दर्दनाक बोल सकते हो, कष्ट टाइप की होती है। क्योंकि इसके जो पिता होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, वो बहुत ही शराबी होते हैं। कहने का मतलब कि वो अपने घर से पैसे चुरा कर या फिर अपने फैमिली का केयर नहीं करते, जिसके चलते ओकोंको की फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, गरीबी देखनी पड़ती है। तो यही चीज़ जो है ओकोंको को एक तरह से बहुत ज़्यादा मजबूत, या फिर एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि उनको, ओकोंको को मतलब बहुत ही सख्त यानी कि निर्दयी बना देता है। यानी कि उनके अंदर कोई भी भावना, कोई भी मतलब कि प्यार, जो दया होती है ना, ये सारी चीज़ें मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है ओकोंको कि मतलब ये जो दया यानी कि जो प्यार का जो भाव होता है, वो कमज़ोर लोगों की निशानी होती है, ठीक है। वो हमेशा अपने घर में एक रुतबे की तरह आता है। यानी कि इसकी 3 वाइफ होती है, 8 बच्चे होते हैं ओकोंको को, ठीक है। और वो सबके संग बहुत ही गलत तरह से ट्रीट करता है। यानी कि वो अंदर से में भी अच्छा होगा, लेकिन वो ऊपर से दिखाता है कि वो बहुत ही सख्त है। उसके अनुसार यानी कि जो लोग अपनी फैमिली को डराते हैं, धमकाते हैं, यानी कि अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक पावरफुल इंसान होते हैं, शक्तिशाली इंसान होते हैं। इस तरह की थिंकिंग जो होती है ना, ओकोंको के माइंड में रहती है, ठीक है। इसी चीज़ को राइटर ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और अभी मैंने आपको बताया कि इसके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा पियक्कड़ टाइप के रहते हैं, यानी कि दारू वगैरह पीते हैं और अपनी फैमिली पे कर्ज छोड़ देते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब इनको गरीबी देखनी पड़ती है अपने पिता के चलते। पर ओकोंको अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन रहता है। वो 3 गाँवों में सबसे ज़्यादा फेमस पर्सन रहता है, काफ़ी शक्तिशाली। कुश्ती होती है, उसमें उसने एक बहुत ही शक्तिशाली एक पर्सन होता है, उसको हरा दिया रहता है। इस तरह से स्टोरी को यहाँ पर दिखाई गया। यानी कि स्टार्टिंग में जो राइटर है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और स्टोरी को प्रेजेंट किया, यानी कि किस तरह से गाँव के लोगों का जीवन होता है, वो सब चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। बट बाद में क्या होता है कि इसका जो बेटा होता है, मैंने अभी आपको बताया नोवोंको, ठीक है। तो ये इनका जो बेटा होता है ओकोंको का, ये बहुत ही मासूम होता है, ठीक है। पर ओकोंको चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि वो अपने पिता जैसा, यानी कि उसके अपने दादा जैसा ना बने, ठीक है। वो चाहता है कि उसका जो बेटा मेरे जैसा हो, यानी कि मैं जैसा सोचता हूँ, मैं जैसा करता हूँ, उसी तरह का हो। इस तरह की ओकोंको की थिंकिंग होती है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। और एक बार क्या होता है कि जो ओकोंको का जो गांव है, वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है दूसरे गांव के साथ। कहने का मतलब कि दूसरे गांव के लोग जो होते हैं, वो ओकोंको के गांव पे सम रीज़न मतलब लड़ाई होती है, जिसमें उन्होंने वहाँ की औरत को मार दिया रहता है। तो इन लोग का रिवाज होता है कि ये लोग जो है, जिस गांव के लोगों ने उसको मारा है, तो वहाँ की किसी लड़का या लड़की को वो लोग देते हैं रखने के लिए, उसका पालन करने के लिए। ओके। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि वो जो है ओकोंको को एक लड़के को पालने की जिम्मेदारी मिलती है, जो कि लड़का आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि जैसा ओकोंको अपने बेटे में चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है, वो सारी क्वालिटी इसमें होती है, ठीक है। तो उसको अच्छे से पालता है। बट एक टाइम ऐसा होता है कि वो उसका फैमिली मेम्बर हो जाता है, वो उसको पापा की तरह बोलता है, और वो भी अपने उसको, और जो ओकोंको है वो भी उसे अपने बेटे की तरह मानता है। बट क्या होता है कि गांव के जो लोग होते हैं, यानी कि जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि अब तुम इसे मार दो, क्योंकि मतलब हम लोग किसी और कबीले के बच्चों को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ओकोंको पहले मारना नहीं चाहता, पर उसे मारना पड़ता है। क्योंकि अगर मतलब वो नहीं मारेगा तो लोग सोचेंगे ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये चीज़ जो है वो ओकोंको नहीं चाहता था, वो क्योंकि वो जानता था कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही एक तरह से मतलब कि कठोर दिल का इंसान हूँ, ठीक है। तो वो जो है, वो जो लड़की को पालता है, उसे वो मार देता है। और ये चीज़ें जो है ओकोंको को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस चीज़ से, ठीक है। पर इस तरह से ज़िंदगी कटती है उन लोगों की। फिर एक और इंसिडेंट उन लोग की लाइफ में होता है कि ये जो रिस्पेक्टेड पर्सन, जिनका नाम मैंने दिखाया, पिक में देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बूढ़े होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि इन लोग का रिवाज होता है कि गोलियों से मतलब बहुत ज़्यादा बंदूक वगैरह चलाना उस टाइम। तो यही चीज़ ओकोंको करता है वहाँ पर उनको एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए। तो वहाँ पर उसी कबीले के एक बच्चे को गोली लग जाती है, जिसके कारण ओकोंको को उस गांव से बाहर निकाल दिया जाता है 7 साल के लिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि वो 7 साल के लिए गांव दूसरे
में रहने के लिए जाता है, ठीक है। और उसके बाद स्टोरी जो है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। यानी कि जो ओकोंको है वो 7 साल के लिए दूसरी जगह चला जाता है और फिर उसके जो गाँव की जो स्थिति होती है वो पूरी पलट जाती है, यानी कि पूरी चेंज हो जाती है जब वो रिटर्न आता है 7 साल के बाद। 7 साल के बाद जब वो अपने गाँव आता है तो वहाँ पर जो है क्रिश्चियन यानी कि जो गोरे लोग हैं वो अपनी संस्कृति को, अपनी जो रिवाज है उसको फैलाने में लग जाते हैं। यानी कि वो अपनी धर्म को फैलाने में लग जाते हैं, सारे लोगों को ज़बरदस्ती वो धर्म को एक्सेप्ट करने में लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मतलब वहाँ पर एक स्कूल हो गया, अलग-अलग तरह के चर्च वगैरह हो गए, सारी चीज़ें खुल जाती है। और जब ओकोंको रिटर्न आता है तो ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा दुखी बोल सकते हो आप, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब अजीब फ़ील करता है कि पहले मेरा गाँव कैसा था, अभी कितना कुछ चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ओकोंको को बहुत ज़्यादा अजीब यानी कि अच्छा फ़ील नहीं कराती है, बट फिर भी इस तरह से चलता है। फिर एक और इंसिडेंट इसमें होता है, मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ बिकॉज़ स्टोरी बहुत ही लॉन्ग है। तो एक बार और इंसिडेंट ये होता है कि वहाँ पर जो है ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं, 3 मैसेंजर आते हैं लोगों को ये धर्म को एक्सेप्ट कराने के लिए। बट वहाँ पर क्या होता है कि ओकोंको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसमें से एक पर्सन को उसके गले को काट देता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो लोग रहते हैं वो भागने लगते हैं, बट उसको कोई पकड़ता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4 पर्सन आते हैं, ठीक है, मैंने 3 बोला, यहाँ पर 4 पर्सन आते हैं, ठीक है। तो 3 जो पर्सन होते हैं वो भागने लगते हैं, बट क्या होता है कोई उसको पकड़ता नहीं है। और जो ओकोंको है वो बहुत ही ध्यान से देखता है और सोचता है कि मेरे गाँव के लोग जो कि पहले इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, जो मैं बोलता था वो करते थे, अभी कितना कुछ बदल गया है, किसी के अंदर वो पावर नहीं है कि वो लोगों को, कि वो अपनी संस्कृति को बचा सके। और ये चीज़ें उसको ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराती है। वो सोचता है कि मैं अपनी संस्कृति को नहीं बचा सका, मैं अपने गाँव को नहीं बचा सका। और एंड में क्या होता है कि ओकोंको खुद की हत्या कर लेता है, ठीक है, यानी कि वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो बस यही स्टोरी है। इसमें इस स्टोरी के थ्रू जो राइटर है उन्होंने प्रेजेंट किया है कि किस तरह से जो गोरे लोग यानी कि जो इंग्लिश लोग थे, जो जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने अफ्रीका की संस्कृति को किस तरह से डैमेज किया, किस तरह से नुकसान किया, ये सारी चीज़ों को बस यहाँ पर राइटर ने प्रेजेंट किया है। जो स्टोरी है थिंक फॉल अपार्ट, ठीक है, ओकोंको के द्वारा, ठीक है। तो बस मैंने आपको शॉर्टली समझा दिया, आप पूरा डीपली इसको पढ़ सकते हो। स्टोरी में और भी बहुत सारी चीज़ों को बताया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो राइटर है इन्होंने इसी चीज़ को प्रेजेंट किया। और गाइज़ मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज़ कि बारिश में भीगने के चलते मेरा आई थिंक गला बैठ गया है, ओके, तो इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। अब गाइज़ हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो वैसे भी बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जो नोवेल है कि राइट अबाउट द राइटर थिंक फॉल अपार्ट, एक्सप्लेन द राइटर चिनुआ अचेब लाइफ। यानी कि दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको डायरेक्टली राइटर के बारे में पूछ सकता है इस नोवेल से, या फिर घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो आप देख लेना, बट आंसर सेम ही होगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो, इनका इंट्रोडक्शन यानी कि इनकी लाइफ का स्टार्टिंग वगैरह जो भी है उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। इनका जन्म वगैरह जो भी है यहाँ पर नोट किया गया, आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है। अब फिर इनकी पर्सनल लाइफ यानी इनका पर्सनल लाइफ आप ऐड कर सकते हो कि इनके कितने बच्चे थे, इनकी वाइफ वगैरह जो भी है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें की अपनी लाइफ में, ये सारी इनकी पर्सनल लाइफ को आप ऐड कर सकते हो, जिससे आपका आंसर जो है थोड़ा और अच्छा लगे देखने में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कैरियर का पॉइंट जो दिया गया है इसे भी आप नोट कर सकते हो इसमें, और राइटर की लाइफ से रिलेटेड। और उसके बाद गाइज इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं इसको भी मैंने नोट किया है, तो आप इसको कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इनको बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं, बट इनमें से मेन जो प्राइज़ है जैसे कि पीस प्राइज़ ऑफ द जर्मन बुक्स ट्रेड मिला है। फिर से इनको बुकर प्राइज़ आप जानते होंगे, बुकर प्राइज़ बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल प्राइज़ होता है जो कि जो इंग्लिश लिटरेचर के होते हैं उन लोगों को मिलता है, यानी कि जो बहुत अच्छे राइटिंग करते हैं उनको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद इनको ये भी प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो ये तीनों अवार्ड इनको मिला है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सॉरी गाइज मुझे बोलने में सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बट फिर भी ज़रूरी है बिकॉज एग्ज़ाम है। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि हमारा है व्हाट इज़ द थीम एंड प्लॉट ऑफ द नोवेल थिंक फॉल अपार्ट, ठीक है। तो ये जो थिंक फॉल अपार्ट नोवेल है तो इसकी थीम क्या है और प्लॉट,
तो यहाँ पर आपको इसके थीम के बारे में लिखना है कि ये जो जो हमारा नोवेल है थिंक फॉल अपार्ट में जो राइटर है उन्होंने क्या थीम लिया है। तो उन्होंने जैसे कि अफ्रीकन लोगों की जो संस्कृति हो गई, उनके कल्चर हो गए, उनके रहने सहने का जो भी उनकी भाषा वगैरह जो भी, तो उसको उन्होंने यहाँ पर थीम के रूप में लिया है। ओकोंगो की जो फैमिली है उस सबको वहाँ पर लिया गया है। सारी जो चीज़ें हैं वो थीम के रूप में राइटर ने प्रेजेंट किया है, ठीक है, इस नोवेल में। अब प्लॉट में आप इसको लिख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, यानी कि ओकोंको के संग आपको मैंने अभी बताया कि कितनी सारी इंसिडेंट होते हैं जिससे उसकी लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज हो जाती है, ठीक है, और लास्ट में वो मर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो प्लॉट में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। तो 3 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि हु इज़ ओकोंको इन द नोवेल थिंक फॉल अपार्ट, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि कैरेक्टर लिखने को आ जाएगा। तो आप सेम चीज़ होगा, बस आपको क्वेश्चन देगा घुमाकर आपको उसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ओकोंको का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि ये जो नोवेल है इसमें इसका क्या पोजीशन है, क्या वैल्यू है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिया गया है, आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी पर्सनैलिटी, तो सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि ओकोंको की पर्सनैलिटी क्या थी, यानी कि वो देखने में कैसा था। वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, काफ़ी लंबा था, ठीक है, एक सख्त इंसान था। ये सब चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो उसकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। और उसके बाद ओकोंको जो था वो कैसा पर्सन था, ठीक है। तो इस छोटे छोटे पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो जब ओकोंको का आप कैरेक्टर लिखोगे। जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, काफ़ी हमेशा मोटिवेट रहता था, यानी कि वो अपनी संस्कृति को बचाने या फिर हमेशा एक तरह से बहुत ही पावरफुल रहता था। वो हमेशा दिखाता था खुद को, एक जोश के रूप में खुद को प्रेजेंट करता था, ठीक है, प्रेजेंट करता था। वो अपने अपने पिता के जैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो उनसे बहुत ज़्यादा अलग था, ठीक है। वो अपने दम पे बहुत चीज़ों को अचीव किया रहता है अपनी लाइफ में, सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी उसको, उसके स्ट्रांगनेस को प्रेजेंट करती है स्टोरी में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप यूज़ कर सकते हो कि जो अनलाइकेबल पर्सन यहाँ पर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो है ओकोंको जो है वो एक तरह से वायलेंट टाइप की उसकी क्वालिटी होती है। वो हमेशा एंगर रहता है, ठीक है। वो अपने फैमिली से, अपने बच्चों से हमेशा रूडली बिहेव करता है क्योंकि वो दिखाता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं लड़कियों जैसा नहीं हूँ, मेरे अंदर इमोशन नहीं है, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो ओकोंको की पर्सनैलिटी को है अनलाइकेबल पर्सन के रूप में प्रेजेंट करती है। मानती हूँ कि वो स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा अपने काम के प्रति जिम्मेदार है, बट फिर भी उसके अंदर दया नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अनलाइकेबल पर्सन के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट की गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया है इस पॉइंट को, आप भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगे तो आपकी जो कैरेक्टर है ओकोंको की वो थोड़ी और लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो कि हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द नोवेल थिंक फॉल अपार्ट। यानी कि कोई भी नोवेल लिखा जाता है या कोई भी स्टोरी, तो मैंने आपको बताया था बिना पर्पस के नहीं लिखा जाता है। तो सेम यहाँ पर भी जो हमारा नोवेल है थिंक फॉल अपार्ट, तो इसका भी पर्पस है, यानी कि राइटर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है अफ्रीका के लोगों की संस्कृति को, कि पहले उनके रहने का किस तरह का वो रहते थे, उनके रहने का रिवाज वगैरह। बाद में जो विदेशी लोग थे, यानी कि जो गोरे लोग थे, वो आके उनकी संस्कृति को किस तरह से डैमेज करते हैं, किस तरह से पूरी तरह से नुकसान कर देते हैं, लोगों की पूरी लाइफ को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सारी चीज़ों को दिखाया है। तो राइटर का बस पर्पस यही रहता है इसमें कि वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग आते हैं आपकी संस्कृति को वो किस तरह से नष्ट कर देते हैं। ये सब सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो पर्पस में आपको ज़्यादा नहीं, बस आप थोड़ा सा लिख लोगे, ठीक है, तो आपका ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जो कि है हमारा वाई वॉज ओकोंको शेम्ड ऑफ हिज फादर ओनोका, जिसको यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो अकबाला, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि जो ओकोंको है वो अपने पापा के को क्यों रिस्पेक्ट नहीं करता था, या फिर उससे क्यों ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील करता था। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि उसके जो पिता थे ओकोंको को बहुत ही आलसी इंसान थे, जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाते हैं। वो हमेशा औरतों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट यूज़ किया गया है अकबाला। अकबाला का मतलब होता है कि जो लड़कियों की तरह हो, यानी कि जो लड़कियों की तरह इमोशनल हो, यानी कि ये सब चीज़ें जो दी गई है जो उसके पिता में पाई जाती है। वो एक तरह से नशीला होता है,
नशीला पर्सन होता है, यानी कि बस वो का कोई काम ढंग से नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो ना अकोंको को बहुत ही शेमफुल, बहुत ही सिंपल प्रेजेंट करती है। वो अपने पिता को इसलिए पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है राइटर के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो वैसे तो मैंने 5 ही क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, यही इनफ है, ठीक है। और गाइस मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि देखो इसमें हमारा 3 नोवेल दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों नोवेल करो, ठीक है। आप अगर 2 भी नोवेल अच्छे से कर लेते हो और उससे मान लो तीनों नोवेल से क्वेश्चन आया, बट अगर आप 2 भी नोवेल करोगे तो वो भी इनफ है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिया रहता है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस नोवेल को भी अच्छे से समझ लेते हो तो ये भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ लो, ठीक है। वैसे मैंने बहुत ही मुश्किल से इस वीडियो को बनाया, बिकॉज़ मुझे मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बोलने में मुझे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट ये ज़रूरी था बनाना, बिकॉज़ अब जिसको ये नोवेल चाहिए तो आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किया, तो मुझे बनाना पड़ा इस वीडियो को, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से ट्राई किया अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का, बट इसमें कुछ मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट। एंड देख लेना आप, ठीक है। और पीछे की जो है मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर देख लेना, ठीक है। और गाइज़ आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दूसरी जो बुक है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस यही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज़। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, एंड बाय, टेक केयर गाइज़।